अपनी खिदमत दे रहे हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए और अगले प्रोग्राम जी। मैं डॉक्टर साहब ने तो सारा रिसर्च और प्रिवेंशन वगैरह पे बात की। मैं कोशिश करूँगा कि जो क्लिनिकल साइड पे, क्योंकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ, पेशेंट्स देखता हूँ, वो पूछते हैं कि क्या है, नहीं हुआ ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, क्या टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो कैसे पता चलता है कि मुझे क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं पता अब यहाँ कितने लोग हैं डायबिटीज कर रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। पहले तो ये है कि मैंने थोड़ा सा उसको स्वीडिश लैंग्वेज में स्लाइड्स बनाई हैं और बोलूँगा मैं तो अपनी ज़बान में। स्वीडिश में मैंने इसलिए बनाया कि क्योंकि जब हम जाते हैं ये बोर्ड सेंटर वगैरह पे, तो हमारे जो डॉक्टर्स या बोर्ड का जो अमला है, कई लोग हैं जो अभी वो इंग्लिश भी उस तरह से नहीं समझे, वो अपनी टर्मिनोलॉजी जो है वो स्वीडिश में ही समझे। एनीहाउ, थैंकफुल टू डॉक्टर कसाना साहब कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दें। अच्छा जी, कितने लोग हैं जिनको अपने बीएमई का पता है, और कितने लोग हैं जिनको अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस का पता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं जिसका हम सबको आइडिया होना चाहिए। ये मैंने कुछ लिखी है वैल्यूज जो एक एडल्ट जो है उसकी नॉर्मल वैल्यूज हैं कि जो बीएमई है, बीएमई वो एक फार्मूला है। आप इंटरनेट पे बीएमई कैलकुलेटर लिखें तो वहाँ आप अपना वेट और हाइट डाल के तो निकाल सकते हैं। और नॉर्मल जो है वो 18.5 to 24.9 तक होनी चाहिए। यानी जिन लोगों का बीएमई 26 से ऊपर है, 25 से ऊपर है, वो वेट बढ़ जाता है और फिर प्रोग्रेसिवली उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। जैसे 35 जिनका बीएमई है वो उनको बहुत हाई रिस्क होता है, और 40 तो बहुत ही ज्यादा है। फिर ये है कि बीएमई से भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हमारी वेस्ट सर्कमफ्रेंस है। अब रिसर्च ने भी और सब जगहों पे ये साबित हो गया कि जिन लोगों की कमर का साइज बहुत बड़ा है उनको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो अपनी कमर को छोटा करना है। नॉर्मल जो होती है मर्दों में वो 94 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और औरतों में 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ये अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि वो रिस्क कैसे बढ़ता है, कितनी सर्कमफ्रेंस पे रिस्क क्या होता है। ब्लड प्रेशर हमसे लोग पूछते हैं कि नॉर्मल क्या है, तो ये मैं लिखा 120 से लेके 129 तक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 to 84 डायस्टोलिक। इससे ऊपर जो भी वैल्यूज होती हैं वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और उसको इस रेंज में लेके आना जरूरी होता है। ग्लूकोज का क्या लेवल होना चाहिए? नॉर्मल ग्लूकोज जो एडल्ट्स हैं उनमें 3.9 to 5.6 होना चाहिए फास्टिंग में। फास्टिंग का मतलब है कि कम से कम 10 से 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद जो ब्लड प्रेशर आप चेक कर या शुगर लेवल चेक करते हैं वो नॉर्मल ही है। आपका 5.6 से लेके 6.9 तक जो है अगर इस रेंज में है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, जरूरी हो जाता है। डायबिटीज के लिए जो कंट्रोल के लिए जो पैरामीटर यूज होता है उसको खूबे से कहते हैं या HbA1c या यहाँ वोट सेंट्रल पे उसको लॉन्ग सुक्कर कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज है 42 to 46। 52 से ज्यादा जो है उसको कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मैंने बस एक ही लिखी है मेजरमेंट जो कि हमें पता होनी चाहिए। ये तो मैंने कुछ ग्राफ दिए हैं जो ओवरवेट और
कितने पे जाके हम उसको ग्रेड करते हैं कि 30 से ज्यादा जो है उसमें माइल्ड रिस्क होता है, लेकिन अगर आपकी BMI 40 से ज्यादा है तो बहुत हाई रिस्क है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है बेस सर्कमफ्रेंस, जिसको बुक फैक्मा कहते हैं स्वीडिश में। अगर 94 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो बढ़ के रिस्क है, लेकिन अगर 102 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो बहुत हाई रिस्क है कि आने वाले 10 सालों में आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। इसी तरह फीमेल्स में है कि अगर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो रिस्क है, लेकिन अगर 88 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो अगले 10 साल में आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा है। स्वीडन में 5% लोगों को, स्वीडिश पॉपुलेशन में 5% लोगों को ये डायबिटीज टाइप 2 है या हाई शुगर। 2 टाइप है, डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया हुआ है कि एक में तो इंसुलिन बनती नहीं है या किसी तरह से पैंक्रियास के बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं और वो नहीं होती, वो बच्चों से शुरू होती है, जिसको टाइप 1 टाइप 2 जो है। जैसे इसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो बन रही होती है, लेकिन हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये हमारी फैट है, जो बुक फैटमा है, जो पेट के ऊपर फैट है। इसमें सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर्स डॉक्टर साहब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें वेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपका वेट ज्यादा है तो आपको रिस्क ज्यादा है। और प्री डायबिटीज जिसको कहते हैं कि अगर आपने फास्टिंग शुगर आपकी 6.1 to 6.9 है तो आपको प्री डायबिटीज है और आपको रिस्क ज्यादा है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। सो कॉमन सिम्टम्स क्या होती है? जैसे आपको प्यास बड़ी लगती है, भूख ज्यादा लगती है, वेट बढ़ना या कम होना शुरू हो जाता है। आगे थोड़ी वो इन्फेक्शंस होती है स्किन वगैरह की, जो हील नहीं करती आसानी से। तो बाकी अगर बहुत इंसुलिन की बॉडी में कमी होती है, कई डायबिटिक ऐसे हैं जो कई साल डायबिटीज रहती है, बाद में वो पतले होना शुरू हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बढ़े, तो बिल्कुल नहीं बढ़े तो उनको इंसुलिन की जरूरत है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अगर फास्टिंग ब्लड शुगर जो है, पी का मतलब है कि आपके ब्लड जो लिया जाता है अगर 7 से ज्यादा है और 2 दफा 7 से ज्यादा आ रही है तो उसको हम कंफर्म करते हैं HbA1c से। अगर वो 48 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज है। कई लोग हमें कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं है, लेकिन 48 से ज्यादा का मतलब है कि आपको डायबिटीज है। उसके बाद कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें इमरजेंसीज क्या है, जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उनको इमरजेंसीज क्या होती है कि जो इंसुलिन ले रहे होते हैं या कुछ ड्रग्स जिनको सल्फोनाइलयूरिया ड्रग्स कहते हैं, स्वीडन में वो बहुत कम यूज होती हैं, जैसे एमआरए वगैरह, तो उनकी शुगर एकदम नीचे जा सकती है। सिम्टम्स क्या होती है? सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने आते हैं, वो एक इमरजेंसी होती है। या फिर जिसको हाई ब्लड शुगर के वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसपे एक कंडीशन जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जनरली तो टाइप 1 के लोगों में होती है, लेकिन कई दफा टाइप 2 के लोगों में भी हो सकती है, जो सल्फोनाइलयूरियास ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, उनको रिस्क होता है। और एक बूढ़ों में होता है कॉम्प्लिकेशन, जिसको वो भी इमरजेंसी होती है, अगर वो पूरा डायबिटिक है और वो सोए जा रहा है और उसकी शुगर 14 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा है, तो वो उसको हाइपरऑस्मोलर स्टेट है, इसको हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट कहते हैं। ये भी एक इमरजेंसी है। इस सूरत में आपको 1177 या फिर 112 पे कांटेक्ट करना है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या है? डायबिटीज क्रिपलिंग डिजीज है, ये साइलेंट किलर है। आपको कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करती है, जिसमें माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर का मतलब है जो पतली खून की नालियां हैं, जिसमें जिनको कैपिलरीज कहते हैं, वो अफेक्ट होती है।
वो आईज, किडनीज और नर्व्स को अफेक्ट करती हैं। जो मैक्रोवेस्कुलर है, जो मोटी खून की नालियां हैं, जैसे हार्ट की, ब्रेन की या टांगों वगैरह की, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। आंखों की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जो लॉन्ग टर्म डायबिटिक है, जैसे कैटरेक्ट हो जाता है जिसको सफेद मोतिया कहते हैं, काला मोतिया हो जाता है जिसको ग्लाकोमा कहते हैं, या फिर रेटिनोपैथी होती है जो हमारी आंख का पीछे का पर्दा होता है जिससे हम एक्चुअली इमेज लेते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसको जो स्वीडन में सिस्टम है वो हर तीसरे साल बाद ऑर्गन बॉटम फोटोग्राफी कहते हैं कि जो बैक जो है उसकी फोटो ली जाती है और चेक किया जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग हर 3 साल बाद जरूरी होती है। फिर ये है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या है, न्यूरोपैथी क्या है। बहुत सारे डायबिटिक जो हैं वो आते हैं, वो कहते हैं पैरों पे जलन होती है, टांगों में जलन होती है, चूटियां चलती हैं, कीड़ियां चलती हैं, तो वो बेसिकली न्यूरोपैथी होती है कि नर्व जो है वो डैमेज हो गए। तो इस तरह की सिम्टम्स होती हैं। इन सब कंडीशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो हीमोग्लोबिन A1C है कि उसको 52 से कम रहना चाहिए। पाँव में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे अगर आपको बर्निंग हो रही है या इन्फेक्शंस हो रही है या जो हील नहीं कर रही, या पाँव का रंग बदल गया है, या उसमें आपको ठंडा लगने लग गया है, या पाँव और टांगों के बाल उड़ गए हैं जो बिल्कुल चमकने लगे हैं, टांगे और पाँव, उसका मतलब है कि आपको न्यूरोपैथी हो गई है, बल्कि एंजियोपैथी भी हो गई है। तो उसलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। फिर नेफ्रोपैथी का मतलब है किडनीज कैसे डैमेज होते हैं। किडनीज डैमेज को टेस्ट जो है हम हर साल करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको यूरिन ACR रेशो कहते हैं। जैसे लोगों को अगर डायबिटिक हो, यूरिन जो है उनका स्कूमिंग है, स्कूमिंग का मतलब है कि झाग वाला है, उनको झाग आने शुरू हो गए, उसका मतलब है कि उनके किडनीज प्रोटीन स्क्रीट कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं बॉडी से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर साल इसको कराना। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो फॉलो अप नहीं करना चाहते, वो नहीं आना चाहते ये टेस्ट करवाने, इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 75% लोग जो हैं डायबिटीज के, उनका लिवर भी डैमेज होता है, जिसको फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। लिवर के ऊपर फैट जम जाती है, इसलिए इसको जरूरी है कि आप मीठी चीजें कम से कम करें। हार्ट अटैक्स 2 to 4 टाइम्स ज्यादा रिस्क होता है डायबिटिकर में हार्ट अटैक होने का, और बहुत सारे केसेस में साइलेंट इंफार्क्ट्स होती हैं, साइलेंट हार्ट अटैक होता है, पेशेंट को दर्द नहीं होती। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साइंस क्या हो सकते हैं, जैसे आप थकना शुरू हो जाते हैं, आप चलते हैं तो सांस फूलनी शुरू हो जाती है, आपके हिसाब से डायबिटिक है तो आपको जरूर डॉक्टर को मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जिसको फॉन्स्टरफुका कहते हैं स्वीडिश में, जैसे आपकी खून की नालियां जो है वो डैमेज हो गई हैं, तो वो भी जरूरी है। चलते हैं तो टांगों में दर्द होता है। एक और फैक्टर जो है वो साइकिस, जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन चेक करने का एक बड़ा आसान फार्मूला है, इंटरनेट पे जाएं और ये PHQ-9 फार्मूला, ये फॉर्म है, इसको ले। पिछले 2 हफ्तों में अगर इनमें से आपको कोई सिम्टम्स है, इसका मतलब है आपको ये रिस्क है। ये डायबिटिक में ये बहुत कॉमन है। अब मैनेजमेंट कैसे है? मैनेजमेंट वैसे ही कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। फिर उसके बाद है कि मैनेजमेंट में पेशेंट की साइकिस और फिजिकल हेल्थ जो है वो उसको इम्प्रूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खाना ये वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट्स और ये कॉम्बिनेशन है पेशेंट और मेडिकल का स्टाफ की मिली भगत से ये चलता है, वरना नहीं हो सकता। टारगेट क्या होता है? जो एक
हीमोग्लोबिन A1C है उसको 52 से कम रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये इससे ज्यादा है तो ये ट्रीटमेंट जरूरी है। ये एक मैंने ये दिया है एड्रेस, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो इस पे काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए, या इवन जो लोग जिनका वेट ज्यादा है कि जो गुड हैबिट्स हैं, क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना चलना है, स्मोकिंग के लिए क्या है। जिनके डायबिटीज के साथ दांतों के डैमेज का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ये केरीज होने का, क्योंकि हाई ग्लूकोज एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं। डायबिटिकर्स में केरीज बहुत ज्यादा होती हैं दांतों की। जिन लोगों की हीमोग्लोबिन A1C 73 से ज्यादा रहती है उनको थानवुड्स विद ड्रग मिल सकता है, वो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो 600 ग्राम का ड्रग मिल जाता है साल में 2 दफा, तो वो ले सकते हैं। ये भी देखा गया कि 80% जो लोग डायबिटिकर थे वो ओवरवेट वाले थे, और उनमें 40% वो थे जिनको ओबेसिटी थी, यानी जिनकी जिनकी BMI है 30 से ज्यादा थी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हर रोज कम से कम 30 मिनट आपको चलना चाहिए या साइकिल या किसी टाइप की एक्टिविटी, और 2 से 3 दफा हफ्ते में जरा एग्रेसिव इंटेंसिव एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे वेट उठाना, स्विमिंग करना, ऐसे। अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज वाले पेशेंट्स, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए, कि वो उनकी जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये जो स्मोकर हैं वो इस एड्रेस से हेल्प ले सकते हैं। ये स्वीडन में स्लूटारोकालिनियन है, ये लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, इवन दवाइयाँ जो कुछ भी आपको चाहिए उस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं। ये आप लिखेंगे स्लूटारोका इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगी। अब खाना क्या चाहिए, 2 चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरसाइज और दूसरा खाना। डॉक्टर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं। खाने में जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको अपनी फैट्स और प्रोटीन्स बढ़ा देनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं उसको जो स्टैंडर्ड है वो उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो एक वैल्यू है जो ये बताती है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो बॉडी में जाके किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और उसकी रेंज होती है 0 to 100। जिन खाने की चीजों में कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होती है वो ठीक होती है। वो आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसकी ज्यादा है। जिनको 70 से ज्यादा है वो डायबिटीज के लोगों को नहीं खानी चाहिए। ये मेडिटेरेनियन डाइट चार्ट है जो दुनिया में सबसे बेहतर डाइट समझी जाती है। ये मैंने उसके थोड़ा सा उस पर वो कॉपी किया था, जिसमें कि आपको अक्सर क्या चीजें खानी चाहिए, जैसे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जो रेड फ्रूट्स होते हैं, कहते हैं कि जो कलर्ड फ्रूट्स हैं उनमें कम शुगर होती है या कम ग्लूकोज होती है। जो हफ्ते में 1 दफा खाना चाहिए वो फिश और सी फूड वगैरह है। जिनको कभी कभार खाना चाहिए वो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, और जिनको बहुत बचना चाहिए जैसे सोडा ड्रिंक्स और स्वीट्स। रिसर्च में ये भी देखा गया कि ये अगर और प्रैक्टिकली भी ये लोगों को मिलता हूं तो मैंने देखा है कि इसका बड़ा फर्क पड़ता है कि आप डिजिटल गैजेट्स को यूज करें। अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह, अक्सर लोग आके बताते हैं मैं 3000 स्टेप चलता हूँ, मैं 6000 स्टेप चलता हूँ, वो दिखाते हैं, इसलिए इनका बड़ा फायदा है। फिर सेंसर्स एक्सपेंसिव है, डायबिटीज के पेशेंट सारे तो नहीं ले सकते, ना ही रिकमेंडेड है, लेकिन जिनकी
हीमोग्लोबिन A1C 73 से ज़्यादा है, वो अपनी बोर्ड सेंट्रल में बात कर सकते हैं, उनको सेंसर मिल जाते हैं। सेंसर बहुत फायदे की चीज़ है, ये आपको 24 घंटे बताती रहती है कि आपकी शुगर कितनी है। अब कुछ दवाइयाँ जो सबसे ज़्यादा टाइप 2 में दवाई होती है, वो मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, विटामिन B12 की कमी कर देती है बॉडी में, जो ज़्यादा देर तक लेते हैं, इसलिए उनको विटामिन B12 खाना चाहिए। बाकी बातें मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत डिटेल है। आजकल जो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे लोग डायबिटिक कर रहे हैं, वो पूछते हैं, ये बात करते हैं ओज़ेम्पिक या विक्टोज़ा वगैरह। ये दवाइयाँ बड़ी इफेक्टिव हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव है और बहुत कम अवेलेबल है। स्वीडन में तो मिलते ही नहीं है। जिनकी ये इंसुलिन सिक्रीट करती है पैंक्रियास से और हमारी एपेटाइट को कम करती हैं, लेकिन जो स्वीडन में आपको ये जो बोर्ड सेंटर से मिल सकती है, वो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनकी BMI 35 से ज़्यादा होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। कई लोग प्राइवेटली लेते हैं अपना वेट कम करने के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से वो सिर्फ उन लोगों को मिल सकता है जो डायबिटीज़ भी है और जिनकी BMI भी ज़्यादा है। ये दवाई बहुत आजकल चलती है और ये बहुत अच्छी दवाई है। ये डायबिटीज टाइप 2 के लोगों में दी जाती है। ये वेट भी कम करती है और शुगर लेवल को भी काफ़ी नीचे करती है। 5 से 10 मिलीमोल्स जो है हीमोग्लोबिन A1C को कम कर देती है। इसकी कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि लोगों को इन्फेक्शंस का रिस्क होता है। फिर इंसुलिन तब हम कंसिडर करते हैं जब हीमोग्लोबिन A1C का लेवल 60 से ज़्यादा रह रहा है और दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हम कंसिडर करते हैं इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन में वही होता है, दो रिस्क होते हैं। एक तो एकदम शुगर का लेवल कम होने का, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और दूसरा ये है कि मोटापा भी हो सकता है। कुछ और दवाइयाँ जो डायबिटीज हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में सब में तो नहीं दी जाती, लेकिन कई लोगों में दी जाती है जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी साइंटिफिक एविडेंस है कि ये बहुत फायदेमंद है, जिनको स्टैटिन्स कहते हैं। ये ब्लड फैट्स जो है खून में और या कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कई लोगों में सर्जरी भी इंडिकेटेड है। आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे लोग वो बताते हैं कि डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जिनकी BMI 35 से ज़्यादा होती है, उनमें हम इंडिकेटेड है कि आप ये सर्जरी, जिनकी 35 to 40 BMI होती है, उनमें हम उनको पूछ सकते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी ये होती है कि जैसे जिसको गैस्ट्रिक बाईपास या स्लीव ऑपरेशन करते हैं, जिसमें स्टमक को छोटा कर दिया जाता है। जो 18 से 60 साल के लोग हैं जिनकी BMI 40 से ज़्यादा है, उनमें सर्जरी मस्ट करानी चाहिए। टारगेट जो डायबिटीज कर रहे हैं, उनमें ब्लड प्रेशर का टारगेट आम लोगों से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसको 120 to 129 सिस्टोलिक के ऊपर वाले से लेके 70 to 80 तक होना चाहिए। जो 70 से ज़्यादा के लोग हैं, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। थोड़ा हाइपरटेंशन के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, कि हाई ब्लड प्रेशर जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस की, हार्ट फेलियर की। इसलिए इसको जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये जो कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, या किस लेवल पे हम कहते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, जो नॉर्मल है वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से 129 तक और नीचे वाला 80 से 84 तक रहना चाहिए।
जिसका ब्लड प्रेशर 140 से 159 ऊपर वाला और 90 से 99 ऊपर वाला है, नीचे वाला है, उनको ज़रूर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं ये मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, या 140/90 है, या 140, तो उनको ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर में इमरजेंसीज होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा है कि अगर आपके पास मॉनिटर है ब्लड प्रेशर चेक करने वाला, तो अगर 240 से ऊपर वाला और नीचे वाला 130 है तो आपको ज़रूर इमरजेंसी जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर भी कॉम्प्लिकेशंस वैसी ही हैं जैसे डायबिटीज़ की हैं कि जो स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना वेट कम करें, डाइट ठीक करें, स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल छोड़ दें, एक्सरसाइज करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।